हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम 100 प्रश्न करेंगे और क्लास हमारी सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा ये, यानी कि 100 प्रश्न रहेंगे और इन 100 प्रश्न को हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में कवर करें। ठीक है, 30 मिनट में टारगेट रहेगा कि 30 मिनट में हम 100 प्रश्न कवर करें। आप समझते भी चलें और रिवीजन भी हमारा बहुत फास्ट रहेगा, तो आप बहुत कंसंट्रेट होकर के इन क्वेश्चंस को देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं और ये 100 प्रश्न की क्लास रहेगी। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता, यानी कि जिसमें समानता यानी कि इक्वलिटी भी नजर आ रही हो और डाइवर्सिटी भी नजर आ रही हो, ऐसी कौन सी चीज है। समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। एक रंग भर रहा है, एक चित्र बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या समानता के साथ विविधता है। देखिए, इसमें क्या है कि दोनों की विषय वस्तु एक ही है। दोनों का सब्जेक्ट क्या है? दोनों का सब्जेक्ट है आर्ट, दोनों का सब्जेक्ट है कला। विषय वस्तु दोनों की एक ही है, तो इसमें समानता के साथ में विविधता भी है। समानता यह है कि विषय वस्तु समान है, विषय वस्तु एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है। विविधता यह है कि एक को रंग भरना अच्छा लगता है, दूसरे को चित्र बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन बेस्ट होगा। समीर स्कूल जाता है, मिहिर अखबार बेचता है। केवल विविधता नजर आ रही है, इसमें समानता कहीं भी नहीं है। समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले, मिहिर ने पुराने कपड़े पहने। ठीक है, इसमें भी सिर्फ विविधता है। समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है, सिर्फ विविधता है, समानता कहीं नहीं है। यही ऑप्शन हमारा बेस्ट हो जाता है, इसलिए हम इसके साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। केरल में लोग क्या करते हैं? भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकते हैं? ये हमने पॉलिटी क्लास 6 में चैप्टर 1 में इस चीज को पढ़ा था। कहता है कि क्या कारण हो सकते हैं। यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे। ठीक है, यहूदी और अरबी जो थे ये जो व्यापारी थे वो मसालों का व्यापार करने आए थे और यहां लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लेकर के आए। बात तो ठीक है। संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहां आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लेकर के आए। दोनों ही यहां पे ठीक है ऑप्शन हमारे। तो हम किसके साथ में चले जाएंगे? केवल ए सही है? नहीं। केवल बी सही है? नहीं। ए और बी सही हैं और वो वैध कारण भी है, वैलिड रीजंस भी हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। देखिए, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो है ये सरकार का क्या है? ये सरकार का तीसरा स्तर है। ध्यान दीजिएगा, यह सरकार का तीसरा स्तर है। ठीक है, और यहां चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय होते हैं। यहां पे चराई क्षेत्र बनाने से संबंधित निर्णय होते हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों सरकारें शामिल हैं, तो ए जो है वो फर्स्ट के साथ में चला जाएगा। राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ये सरकार का दूसरा स्तर है। कौन सा स्तर है सर? ये सरकार का दूसरा स्तर है। ठीक है, और राज्य सरकार किसी राज्य में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश में नाम लिख दिया, तो यहाँ पे कोई भी राज्य हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार यहाँ पे किसी भी राज्य में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय लेती है, इसलिए हमारा बी जो है वो इसके साथ में चला जाएगा। ए सही है। संघ सरकार की अगर हम इसमें बात करें तो संघ सरकार नई मुद्रा जारी करने का निर्णय लेती है। संघ सरकार वो है जिसमें शक्तियां संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। ये नई मुद्रा जारी करने का निर्णय लेती है संघ सरकार, इसलिए A1 B2 C3 राइट हो जाएगा। ओके, किसके साथ में हम जाएंगे? A1 B2 C3 के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है? विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, विधानसभा परिषद के सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, या राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, या फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है। किसकी होती है? तो आपको बता दें कि इसमें गवर्नर की नियुक्ति
ठीक है, राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये केंद्र सरकार के द्वारा अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 153 जो है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल जो है ये कौन होता है, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण है? इसमें ऐसा कौन सा रोजगार है जिसमें नौकरी की सुरक्षा है, जॉब की सिक्योरिटी है? दिहाड़ी मजदूर में क्या सिक्योरिटी? कोई सिक्योरिटी नहीं है भैया, है ना। जो कैजुअल वर्कर है, जो अनियमित कर्मचारी है, आज काम है आज बुला लिया, कल काम नहीं है उसको नहीं बुलाया, इसमें भी कहीं पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो रेगुलर वर्कर है, ठीक है, नियमित कर्मचारी हैं, उनको नौकरी की सुरक्षा है कि जरूरत पड़ने पर उनको चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं दी जाएंगी और जरूरत पड़ने पर रहने से संबंधित सुविधाएं दी जाएंगी। ये नियमित कर्मचारियों के लिए होता है। मौसमी कर्मचारी सिर्फ अगर सीजन आया, काम बढ़ा तो इनको लगाया गया, नहीं बढ़ा तो नहीं लगाया गया, इनकी भी कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहती। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है, रेगुलर वर्कर के पास जॉब की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो हम नियमित कर्मचारी के साथ में चले जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, कहता है अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। अनियमित रोजगार के संदर्भ में कारीगरों को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत हो। ठीक है, यहां पे जो अनियमित रोजगार हैं जिनको तभी बुलाया जाता है जब कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत होती है। ठीक है, ये तो इनके बारे में सही ऑप्शन हमारा हो जाता है। दूसरा, कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती है। नहीं, गुड वर्किंग कंडीशंस नियमित को मिलती हैं, अनियमित को नहीं मिलती हैं, इसलिए ये इनके बारे में सही नहीं है। कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। बात तो ये ठीक है, बेचारे अनियमित होते हैं तो जब जरूरत पड़ी तो काम के लिए बुलाया गया और इनसे ज़्यादा काम की भी उम्मीद की जाती है, इसलिए सी भी इनके बारे में राइट हो जाता है। ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। कौन कौन सही होते हैं? यहाँ पे ए और सी सही हैं, बाकी बी गलत है। संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह क्या है? तो वह है हमारी, एक तो शून्यकाल भी होता है, प्रश्नकाल भी होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी होता है। तो ए बी सी तीनों ही यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ओके, अब देखिए इसमें शून्यकाल की बात हो रही है। शून्यकाल का जो समय है इसका समय दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है, शून्यकाल का समय। ठीक है, और फिर अब जैसे यहाँ पे बात हो रही है नेक्स्ट प्रश्नकाल होता है, तो लोकसभा की बैठक का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नों के लिए होता है, उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो जब संसद के किसी सदन का कोई सदस्य किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संबंधित मंत्री की प्रतिक्रिया चाहता है तब वो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करता है। ठीक है, सदन का बहिष्कार किसी कंडीशन में नहीं होगा। तो इस तरीके से ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, किसे संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे? संतुलित मीडिया रिपोर्ट किसे कहेंगे? जिसमें सरकार, केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई हो? नहीं, इसमें तो फिर पूरा सरकार का अंकुश हो गया। वह जो लोगों की तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती हो। खिलाफ क्यों बोले कि भाई क्या जरूरत है खिलाफ बोलने की? सही, जो सही है वो बोलो। जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करते हो, सिर्फ पीड़ित समुदायों की चर्चा करेगी। जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई हो वो संतुलित मीडिया रिपोर्ट होती है, जिसमें सभी पक्षों यानी कि जो किसी एक की तरफ झुके नहीं या किसी एक के कंट्रोल में रहे नहीं, जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, जिसमें सभी पक्षों की बात हो, वो संतुलित मीडिया रिपोर्ट होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है? समानता को स्थापित करने के लिए देखिए, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान हो, बिल्कुल सही बात है, तभी ये संविधान का, तभी जो है समानता स्थापित होगी। अस्पृश्यता का मूल्यांकन कर दिया गया है, जी बिल्कुल किया गया है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सभी जो हैं समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो आपका ए सभी है वह राइट हो जाएगा। ऑल पॉइंट्स आर राइट। अगला प्रश्न, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? क्या हो जाए कि तब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे पक्षपात हुआ है? चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, नहीं, ये पक्षपात तो नहीं है। ठीक है, अगर उसने चोरी की है तो उसका जो है कॉपी दे सकते हो।
वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य के द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध करवाना। नहीं, ये तो ठीक है, अगर उसके पास वकील नहीं है तो राज्य के द्वारा उसको जो है वकील दिया जा सकता है। आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करने देना। नहीं, ये भी पक्षपातपूर्ण नहीं है, ठीक है। आरोपी को दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार होने की वजह से उसको माफ कर देना, इट इज कॉल्ड पक्षपातपूर्ण। इसको हम पक्षपातपूर्ण कहेंगे कि आपने पाया कि ये आरोपी है, इसने चोरी की है, ठीक है। तो अब लेकिन आपने देखा क्या कि ये तो बड़ा प्रतिभाशाली है, सम्मानित परिवार से आता है, हम इसको दोषी ठहरा देंगे, जेल भेज देंगे तो इसके परिवार की बदनामी होगी, ठीक है, सम्मान चला जाएगा, उस वजह से आपने उसको माफ कर दिया, अरे जाओ छोड़ो कोई बात नहीं, बड़े अच्छे खानदान से है। ये पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही कहलाएगा पक्षपातपूर्ण। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित किस सिद्धांत से ये स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? तो भारतीय संविधान के जो सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, जिसमें हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म को मानने, अनुसरण करने, पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो वह है धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है। उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी के द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों के द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? किस क्षेत्र में? धौलागिरी पर्वत, न्यामगिरी पहाड़ी, चिरमिरी पहाड़ी, गिरडीह पर्वत। कहाँ की बात हो रही है? न्यामगिरी पहाड़ी की बात हो रही है। न्यामगिरी पहाड़ी का जो क्षेत्र है, इसमें एल्यूमिनियम कंपनी के द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों के द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था कि हमारा विस्थापन नहीं होना चाहिए, हम इस जगह को छोड़ करके नहीं जाएंगे। प्रश्न कहता है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। जो मिड डे मील योजना है, ये कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई? इसमें सिर्फ मिड डे मील यानी कि सिर्फ दोपहर के भोजन की बात हो रही है, एक समय के भोजन की बात हो रही है। बाकी सुबह और शाम का भोजन उसकी तो चिंता माता पिता को करनी होगी ना। सिर्फ दोपहर के भोजन जो है बच्चे को विद्यालय में दिया जाएगा, मिड डे मील, ठीक है। तो 3 समय के भोजन की बात इसमें नहीं हुई है, इसलिए ये कट जाएगा। यह कार्यक्रम पोषण के अभाव की क्षतिपूर्ति करता है, ये बात ठीक है, इसलिए इसमें केवल बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? किसमें किया गया है? तो इनका जो संग्रह है वो विनय पिटक में मिलता है। किसमें मिलता है? विनय पिटक में। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी। क्या होता है? अनुशासन की टोकरी, ठीक है, ये होता है विनय पिटक का अर्थ, इसी में मिलते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? उनको पुरातत्वविद कहा गया है। क्या कहा गया है? इनको पुरातत्वविद कहा जाता है। चलिए, बड़ा प्रश्न है, ध्यान से आंसर करिए। कहता है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम के समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। कारण कहता है कि मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। क्या ये भी बात सही है? जी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए। मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं, यानी कि सीक्वेंस में इसको लगाना है। कौन सी घटना पहले घटित? देखिए, तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते। बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए। बात तो ठीक है, बसते गए भाई। शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, ये भी बात सही है। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे, ये भी ठीक है। अब इसमें सबसे पहले पॉइंट हमारा यह आएगा कि जो शासक थे वो मंदिरों को भूमि एवं धन जो है अनुदान में दिया करते थे।
एक सेकेंड, चलिए, तो ये बात सही है, सी पहले आएगा, सी पहले आएगा, यहाँ भी सी पहले आएगा, ठीक है। चलिए, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो नहीं रह गए। अब इसके बाद आएगा कि तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा भी दिया करते थे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब अब ए पहले आ गया, ए पहले आ गया। अब देखिए, अब अगला कहता है कि मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे वो मंदिर के धन को, जो दान दक्षिणा यहाँ से आया, जो यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है, जो भी धन यहाँ से आया, जो दान दक्षिणा यहाँ से आया, उसको ये लोग क्या करते थे, व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। डी आ गया, इसका मतलब है ये हट जाएगा। अब एक बचा, बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए, ये बात ठीक है, तो इसमें अब भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सी ए डी बी ऑप्शन जो है वहाँ राइट हो जाएगा। हम बढ़ जाएंगे आगे। अगला प्रश्न नीचे कहता है कि 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में आपको बताना है, यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। ओके, यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है, ये भी ठीक है। यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी, ऐसा नहीं कि राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी, ये तो क्षेत्रीय संस्कृति की बात हो रही है, उसके डेवलप की बात हो रही है। तो ये स्थानीय परंपरा और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ और एक विशेष स्थानीय परंपरा है। ए और बी जो है वहाँ राइट हो जाएगा। फर्स्ट वन ऑप्शन इज द राइट इन द क्वेश्चन। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। कैसे चुनौती दी? तो कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को जो चुनौती दी वो पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा दी, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि रिडिकुलिंग इन द प्रीस्टली क्लासेस। क्वेश्चन लीजिए, अंग्रेजों ने नील की खेती की, कहां कहां की? तो अंग्रेजों ने नील की खेती जमैका और भारत में अपने उपनिवेश को स्थापित करके की थी, ठीक है। अगर भारत की बात आती है तो भारत में नील की खेती की शुरुआत सबसे पहले बंगाल में 1777 में हुई थी, ठीक है। इतनी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे, जैसे कि क्या महत्वपूर्ण परिणाम थे? एक तो औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए कानून लाने पड़े, ठीक है। और आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए, नहीं। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया, ये भी ठीक है। ए और सी जो ऑप्शन रहेगा वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में ए बी पढ़िए। कहता है, गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। जी हाँ, अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमको गुलाम बना दिया है। ये सब बातें किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा भाई? इसमें ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए सेकंड वन ऑप्शन जो है वह राइट हो जाता है। प्रश्न कहता है, हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? तो हेनरी डेरोजियो जो थे ये यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे, यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया, ऐसा नहीं है, इन्होंने भी विरोध किया था। तो इस तरीके से ए सही है किंतु बी गलत हो जाता है। चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। चंद्रमा के बारे में पढ़ना है। कहता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ओके, वेरी गुड। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है, यानी कि बराबर समय लगता है। जी हाँ, ये भी बात आपकी सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाते हैं, बी ए की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। और अगर समय की बात करें इसमें कि एक जैसा समय लगता है, तो चंद्रमा हर 27.3 डेज यानी कि 27.3 दिनों में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है और हर 27.3 दिनों में एक बार अपनी धुरी यानी कि अक्ष पर घूमता है। तो ये भी बात सही है कि दोनों में इस समय एक जैसा लगता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है, लेब्राडोर धारा एक है। लेब्राडोर जो धारा है वह कैसी धारा है? तो यह कोल्ड करंट है, यानी कि शीत जल धारा है।
अगर यहां पे लिखा होता गल्फ स्ट्रीम तो वो गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? देखिए, मृदा के निर्माण में तुंगता एवं ढाल हो गया, वनस्पति जात, प्राणी जात, इसको फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, टेम्परेचर, रेनिंग टाइम, ये सभी क्या है? मृदा के निर्माण में हेल्प करते हैं। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न लीजिए, निम्न से कौन सा या कौन से जोड़े सही रूप से मिलान में हैं? सही तरीके से मिलान में कौन है? देखिए, सही तरीके से बात करें तो देखिए, मक्का उच्च तापमान और हल्की बारिश चाहिए। नहीं, जो मक्का है इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए। कैसा चाहिए? मध्यम तापमान चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये तो गलत हो गया, ये तो सही मिला नहीं है। कपास मध्यम तापमान उच्च वर्षा नहीं, कपास के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, मध्य नहीं, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, उच्च तापमान चाहिए। ठीक है, इसलिए ये भी कट गया, ये तो सही मिला नहीं है। जूट की अगर बात करें तो उच्च तापमान भारी बारिश इसको चाहिए, ये सही मिला हुआ है। तो इसमें केवल सी राइट हो गया, केवल सी राइट हो गया, बाकी गलत हो गए। कहता है अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? 21 जून को क्या होता है कि सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात होती है। सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात कब होती है? 21 जून को शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होती है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है? विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है। उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है कहाँ पे? 66.5 डिग्री उत्तर में। यहाँ पे हमने इमेज टैग कर दी है। 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है? उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है, ये रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। कहता है मध्य हिमालय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाचल। मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। ये हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? बारिश, बाढ़ क्या बारिश का एक प्रकार है? नहीं, फ्लड प्रकार नहीं है। हाँ, बर्फ की बारिश जरूर होती है, ये बारिश का प्रकार है। ओले भी बरसते हैं, बारिश का प्रकार है। स्लीट भी होती है, हिमवृष्टि, ये भी बारिश का प्रकार है। इसलिए BCD राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन BCD राइट हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ जो है बारिश का प्रकार नहीं है। ठीक है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यहाँ ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में आपके जैसे CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब गैसें ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला प्रश्न कहता है एक टीचर अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाएं टॉपिक पढ़ाना चाहता है। कैसे पता लगाएं, ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ाना है। तो विच टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग आप करेंगे? ग्लोब का यूज करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। अगर हमें ये बताना है कि किसी चीज का कैसे पता लगाना है तो हम ग्लोब का यूज करेंगे। उसमें हम बताएंगे बच्चों को कि कहाँ पे कैसे पहाड़ का पता लगाएं, पर्वत का पता लगाएं, पठार का पता लगाएं, मैदानी क्षेत्र का पता लगाएं, नदी कौन सी कहाँ पे है। इन सब चीजों का पता लगाने के लिए हम ग्लोब का यूज कर सकते हैं, हम विश्व के नक्शे का यूज कर सकते हैं, भारत के नक्शे का प्रयोग कर सकते हैं। फिल्मों का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए ABD राइट हो जाएगा। ABD राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। कौन सी क्षमता को आंकेगा? तो इसमें बच्चा क्या करेगा? जब आप बच्चों से कहेंगे कि आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है तो बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करेगा। बच्चा क्या करेगा? अवलोकन करेगा कि भूमि का उपयोग कुछ लोग घर बनाने के लिए कर रहे हैं, कुछ उद्योग धंधे चलाने के लिए कर रहे हैं, कहीं पे कारखाना लगा हुआ है, कहीं पे प्लेग्राउंड बना हुआ है, कहीं पे विद्यालय बना हुआ है, कुछ लोग बाग बगीचा लगा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, जमीन का भूमि का उपयोग किया जा रहा है, बच्चा इसको अवलोकन करेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें।
ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जी हाँ, जो क्षुद्र ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कभी कभी पृथ्वी के नज़दीक आकर के गिर जाते हैं, नहीं, गलत बात है। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ये भी सही, यानी कि ए और सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। गिर जाते हैं, ये बात यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पृथ्वी पर स्थानों को स्थित करने में विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। बात तो ठीक है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान पर अक्षांश जान सकते हैं। बात तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे भी ए और बी दोनों ही राइट हो जाएंगे। ठीक है, विषुवत वृत्त की बात हो रही है। विषुवत वृत्त हमने आपको अभी पीछे दिखाया, जो कि एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ऋतुओं के कारण के बारे में दिए गए कथन को पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ये भी ठीक है, दूसरा भी राइट है। ठीक है, और अगला कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, नहीं, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन एवं रात होते हैं। ओके, तो ए और बी यहाँ पे राइट हो जाता है। परिक्रमण का मतलब क्या होता है? परिक्रमण जो अभी हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा, परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, चलिए, तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पॉइंट कहता है कि आज का सहारा एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। जी हाँ, बिल्कुल, कोई समय था जब सहारा का रेगिस्तान हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म और शुष्क है, ये भी ठीक है। सहारा में रातें ठंडी होती हैं, तापमान गिर कर के लगभग 0 डिग्री हो जाता है, ये भी ठीक है। सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ये भी ठीक है। इसलिए ए बी सी डी सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। पॉइंट कहता है इधर मूल सेल है और इधर कायंत्रित सेल है, और कहता है कि सही विकल्प का चुनाव करें। कौन इसमें ठीक है? चूना पत्थर की जो यानी कि कायंत्रित सेल का जो रूप है चूना पत्थर से परिवर्तित होकर के संगमरमर के रूप में कायंत्रित सेल बनती है। तो चूना पत्थर संगमरमर ठीक है, ए राइट हो जाता है। चिकनी मिट्टी की अगर बात करें तो चिकनी मिट्टी यानी कि शैल, ये हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा स्लेट के रूप में कायंत्रित सेल बनती है, ये भी ठीक है। बलुआ पत्थर की अगर बात करें तो बलुआ पत्थर अगर यहाँ संगमरमर नहीं, यहाँ पे क्वार्टजाइट होना चाहिए था। ठीक है, बलुआ पत्थर अपने मूल शैल रूप से क्वार्टजाइट के रूप में, किसके रूप में? क्वार्टजाइट के रूप में, क्वार्टजाइट के रूप में कायंत्रित सेल में परिवर्तित होता है, ना कि संगमरमर में। यदि यहाँ पे क्वार्टजाइट लिखा होता तब ये भी राइट हो जाता, लेकिन ये गलत है। ए और बी राइट है, ए और बी यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती हैं? देखिए, बड़ा भाग कौन कौन बनाती है? बड़ा भाग बनाने वाली आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% है, नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है। अगर यहाँ पे हम बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका परसेंटेज 0.03% है, बाकी इसके बाद फिर सारी गैसें आ जाती हैं। अगला प्रश्न लीजिए, बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? नहीं भाई, क्षोभ मंडल में होती हैं। सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बी सही है, ए गलत है, लेकिन बी सही है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, बारिश, बिजली का चमकना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है, वायुमंडल में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। प्रश्न कहता है अमेजन बेसिन में वनों के विनाश के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथन पढ़िए। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। बात ठीक है। विकास गतिविधियों के चलते यानी कि डेवलपमेंट के चलते अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, ये भी बात ठीक है। इसलिए ए और बी दोनों ही राइट हो जाते हैं। सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? सतत पोषणीय विकास की अगर बात करें तो यहाँ पे नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए, जो एक समय के बाद पूरे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे हो जाते हैं तो दिक्कत भी नहीं होगी, भविष्य के लिए उसकी संभावना भी बनी रहेगी। केवल जीवन के उन रूपों का सम्मान और देखभाल करना जो आर्थिक रूप से लाभदायक हो? नहीं,
ये पॉइंट गलत हो जाता है। जहां भी केवल लगा हो वहां बड़ा कान खड़े करके आंसर करना, ठीक है, ये पॉइंट गलत है। पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन हमको लाना होगा, इसलिए ए और सी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाता है। आगे अगर हम बात करें सतत पोषणीय विकास के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, अच्छा पॉइंट है, अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, कि भाई हमने चीज़ों का प्रयोग कर लिया है, अब थोड़ा टाइम दो, ये फिर से नवीकृत हो जाए, अपने जो जितना खर्च हुआ है वो बराबर हो जाए, तो ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में जो एक संतुलन बनाए रखना, यही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम कर सकता है, इससे संसाधन का संरक्षण होगा। पुनः चक्रण के लिए समय दो, उसको पुनः उपयोग के द्वारा योगदान दिया जा सकता है, इस तरीके से इसको संसाधनों को बचाया जा सकता है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल किया जाए इसमें, ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण हमको करना है, प्राकृतिक संसाधनों के जो नुकसान हो रहा है उसको कम से कम किया जाए, नुकसान ज़्यादा ना हो, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में हमको परिवर्तन लाना होगा, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना होगा, ठीक है, कि हमारा पर्यावरण ऐसा हो जिसमें हम योगदान दें, देखभाल करें। तो ये सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत थे। अगला प्रश्न कहता है कि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों और कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। किसका? सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन, ठीक है, तो ये तो सही है। इसमें मारुति उद्योग लिमिटेड और अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं? नहीं, हमने आपको बड़े प्यार से कई बार पढ़ाया है कि जो मारुति उद्योग लिमिटेड है ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सर किसका है ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। वहीं पे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। इसका उदाहरण है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है, ये सहकारी उपक्रम के उदाहरण नहीं है। ओके, इसलिए बी कट जाएगा, केवल ए बचेगा हमारे पास, केवल ए सही है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, लिखा है मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों या दोनों के द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं या हैं। ओके, अगला प्रश्न लीजिए, कहता है लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? इनको बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था वेललार। क्या कहा जाता था? वेल्लार या वेललार, ठीक है, ये आपको वेल्लार भी लिखा मिल जाएगा, वेल्लार भी मिल जाएगा, वेल्लार कहा जाता था। अगला प्रश्न लीजिए, हाँ ये देखें यहाँ पे लिखा है कि इस तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उणवार, तो साधारण हलवाहों को उणवार, भूमिहीन मजदूर दास, कड़ैसियार और अधिमई कहलाते थे। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, ठीक है, और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। इतना काफ़ी है रिवाइज करने के लिए। हमें ज्ञात है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य यानी कि प्रमाण मिले हैं। किसके? तो हमें खिलौना हल के प्रमाण मिले हैं, यानी कि हमको खिलौना हल, टॉय प्लाव मिला है। इससे पता चलता है कि लोग पहले हल का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न कहता है तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना की गई थी। सिलप्पदिकारम की जो रचना है वह इलांगो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इलांगो के द्वारा की गई थी, 1800 साल पहले की गई थी, ठीक है। और सत्यनार के द्वारा मणिमेखलई की रचना की गई थी, वो भी तमिल का ही महाकाव्य है। सत्यनार के द्वारा की गई थी मणिमेखलई, इलांगो के द्वारा की गई थी किसकी रचना? सिलप्पदिकारम की रचना। प्रश्न कहता है शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए, सही है। शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए, जी हाँ। पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए, ये भी सही है। ए बी सी तीनों ही ऑप्शंस इसमें राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था? तो वो भाषा थी मलयालम। कौन सी भाषा थी? मलयालम भाषा का ये एक क्षेत्रीय भाषा थी। कैसी? क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ, मलयालम भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक है, प्रश्न लीजिए। संघ सही मायने में एक संगठन था। क्यों? क्योंकि कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया। ठीक है, इसने महिलाओं और कामगारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया था। नहीं, इन्होंने महिलाओं को और ये जो कामगार वगैरह थे इनको शामिल नहीं किया था, इसलिए ये कट जाएगा। केवल ए बचता है हमारे पास, केवल ए सही है। पहला सूती कपड़ा मिल डैश में स्थापित किया गया। पहला सूती कपड़ा मिल था वह बम्बई में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? बम्बई में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो जुलाई 1854 में हुई थी। जुलाई 1854 को कवासजी डावर के द्वारा इसकी स्थापना जुलाई 1854 में की गई थी। इस कपड़ा मिल में उत्पादन का जो प्रारंभ हुआ वो 1856 में हुआ। 1856 में हुआ। प्रश्न लीजिए, कहता है भारत में प्रचारकों की गतिविधियों के संदर्भ में कथन ए बी पढ़िए। 1813 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। ठीक है, बात तो सही है। कंपनी को डर था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष उत्पन्न होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे। दोनों ऑप्शन सही हैं और जो सेकंड वन ऑप्शन है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या करता है। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? तो परमहंस मंडली की जो स्थापना है वो एबोलिशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति उन्मूलन के लिए, जाति प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे? इतनी सी बात, केवल हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक, इसी से आपको पता चल गया होगा कि कौन है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता, रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है। ऐसा किसने कहा था? तो वो थे ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छे से इसको हमने पढ़ा है। भारत में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलनों के संदर्भ में ए और बी को पढ़ें। देखिए, कहता है कि वर्ष 1927 और 35 के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। जी हाँ, बात ठीक है, 3 आंदोलन चलाए थे। वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, इसीलिए उन्होंने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। यानी कि बी फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं। ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न लीजिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक रोक दिया। क्यों रोक दिया? तो क्योंकि ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। आपको बताते चले, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है 1 अगस्त 1920 को ही, 1 अगस्त 1920 को ये हुआ। इस आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता था, लेकिन दुर्भाग्यवश 5 फरवरी 1920 में असहयोग आंदोलन की भीड़ ने गुस्से में आकर के थाने में आग लगा दी। इस घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया था। यह हिंसात्मक हो गया था, उसमें कई लोग बेचारे मर गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को काल क्रम के हिसाब से लगाइए, यानी कि सीक्वेंस में लगाना है, कौन सी घटना पहले हुई। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले घटना हुई रॉलेट एक्ट की, रॉलेट सत्याग्रह की 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को हुई। फिर दूसरी खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ये नवंबर 1919, नवंबर 1919। ठीक है, यानी कि अप्रैल के बाद आता है नवंबर, तो ये भी 1919, ये भी 1919, ये अप्रैल में है, ये नवंबर में है। फिर इसके बाद दांडी मार्च आंदोलन, दांडी मार्च जो आंदोलन है 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930
ओके। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। तो इसमें सबसे पहले अप्रैल 1919 आया, सी पहले आएगा, सी ये वाला, इसमें सी पहले है तो ना इसमें सी पहले ना इसमें सी पहले, सारे पहले ही कट गए। फिर आता है नवंबर 1919, डी। फिर आएगा 12 मार्च 1930, फिर 30 के बाद आता है 42। तो ये इस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन बड़ा ठीक ठाक है। कहता है भारतीय योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी। ठीक है, ये 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसका प्रमुख काम था भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसको नीति आयोग कहा जाता है। वर्तमान में इस भारतीय योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न कहता है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसके द्वारा रचा गया एक शब्द है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचा गया एक शब्द है, विविधता में एकता। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध देते हैं। ये कैसे विचार हैं? बाहरी है, पूर्वाग्रह है, भेदभाव है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। तो ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप आर बिलीव्स व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। जब हम लोगों को सिर्फ एक नज़रिए से देखते हैं, वन इमेज के माध्यम से, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं जब हम सबको एक छवि में बांध देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या काम होता है, या एक लेखपाल का क्या अर्थ है? लेखपाल का काम होता है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, यानी कि मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स। ये किसका काम होता है? लेखपाल का काम होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को एक्सेप्ट किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। बाकी आप बताएंगे लास्ट में कैसे रहे प्रश्न, कैसी रही क्लास। ये जो फास्ट रिवीजन है वो ठीक है नहीं है, ये आप लास्ट में बताएंगे। मछुआरे मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मछलियों की संख्या आबादी कम ना हो, क्योंकि ये उनके प्रजनन का समय होता है। जी हाँ, ठीक है। बड़े जलपोत यानी ट्रोलर इस अवधि या इस समय में मछलियां पकड़ सकते हैं? नहीं, कोई नहीं पकड़ सकता। नाव सुरक्षित रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ये बात सही है। केवल ए ऑप्शन सही है कि यहाँ पे ये मछलियों की प्रजनन का समय होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। कई ग्रामीण परिवारों को उत्तरजीविता यानी कि अपनी आजीविका के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। ऐसे बेचारे ग्रामीण परिवार हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? या अगर यह उनके काम और आजीविका के स्वरूप में देखा जाए, उनकी खपत ज़्यादा है, अगर खपत ज़्यादा है क्या इस वजह से पैसा लेते हैं? या आलसी हैं इस वजह से? या साल के दौरान ऐसा भी टाइम आता है जब कोई काम उनके पास नहीं होता, ठीक लग रहा है हमको, तो उनके परिवार के सदस्य गांव से बाहर पलायन कर जाते हैं और घर में पैसे नहीं भेजते? ये थोड़ा कोई बात हुई। सबसे सीधी बात यह है, वो उनको पैसा इसीलिए उधार लेना पड़ जाता है कि पूरे साल में ऐसा भी समय आता है जब उनके पास, बेचारे के पास काम नहीं होता, वो खाली बैठ जाते हैं, पैसा उनका खर्च हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर पैसा उनको उधार लेना पड़ जाता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड वन राइट हो जाएगा। एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं वो क्या कहलाता है? जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं यानी कि निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। संचार माध्यम की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। संचार माध्यम, देखिए, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। ठीक है, संचार माध्यमों के द्वारा प्रकाशित सामग्रियों में कभी राज्य एजेंसी द्वारा दखल भी होते रहते हैं। दोनों पॉइंट सही हैं हमारे, ए और फर्स्ट सेकंड दोनों ही पॉइंट सही हो जाते हैं। कहता है कि जीविका के अधिकार को उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ओके, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है? तो जो मौलिक अधिकार है किसका? जीविका का अधिकार, इसको किसके अंतर्गत रखा गया है भैया? तो इसको जीवन के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग आर की प्लेयर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? न्यायाधीश, जी बिल्कुल, जो आपराधिक न्याय प्रणाली है इसमें जज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पुलिस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए हमारे तीनों ही राइट हो जाएंगे। ए बी सी वाला जो ऑप्शन रहेगा इसमें कोई भी, हाँ ये रहा ए बी सी, ठीक है, तीनों ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रश्न कहता है कि किस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है? किसने की है? सरकारी कर्मचारी आंदोलन ने, ठीक है, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने क्या किया है? उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है। और इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो 2003 में हुई थी। सर कब हुई थी? 2003 में हुई थी। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को या सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को किसी ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है, किसी ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है जो रचनात्मक उपागम को प्रोत्साहित करे। यानी कि रचनात्मक उपागम का मतलब क्रिएटिव अप्रोच, जिससे बच्चा क्रिएटिव बने, ठीक है, कुछ उसके अंदर नई विचारधारा, नए सोच पैदा हो, ठीक है, कुछ नया करे, बच्चा नया करके सीखे, ठीक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करे, बिल्कुल, आलोचनात्मक जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होता है वो बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए, जिसमें बच्चा आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण होता है इसमें बच्चा किसी चीज को डायरेक्ट उस पर विश्वास नहीं करता, उसके गुण दोष और जो है उसको हर तरीके से जानता समझता है, तर्क वितर्क करता है, इस तरीके से। भूत एवं वर्तमान के बीच संबंध रेखांकित करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाए रखना, बात तो ये भी ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए बी सी तीनों ही राइट हो जाएंगे। प्रश्न कहता है मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना किसके साथ संबंध है? क्या ये क्रिटिकल इंक्वायरी होगी, क्या ये कॉम्प्रिहेंशन होगा, एनालिसिस होगा, या स्किल है? तो अगर मानचित्र पर किसी स्थान को ढूंढना ये भी एक स्किल है, ये भी एक कौशल है जो सबके अंदर नहीं होता है। प्रश्न कहता है इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है? इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। निम्न में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? ब्रह्मगिरी, दाऊसली हेडिंग, भीमबेटका या फिर मेहरगढ़? कौन सा हो जाएगा? इसमें ब्रह्मगिरी हो जाएगा। ब्रह्मगिरी जो है ये महापाषाण युगीन स्थल है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के बारे में एक इतिहासकार या मिनहाज सिराज के बारे में सही है? कौन सा सही है? तो इसमें देखिए कौन सा कथन? उसने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, ये भी बात सही है। वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं, ए और बी दोनों पॉइंट ठीक है। प्रश्न कहता है ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, बात तो ये भी सही है। बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, कौन सा? बृहद्धर्म पुराण, ये बंगाल में रचा हुआ 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ विशेष किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी, ठीक है, दोनों ही पॉइंट हमारे सही हो जाते हैं, ए और बी दोनों इसमें सही है। हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। तो इन्होंने कुछ बदलाव किए थे। क्या बदलाव किए थे? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को ट्रांसफर किए गए। ओके, भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए अनुपात को बढ़ाया गया। नहीं, अभी हम आगे दिखा देंगे, ये पॉइंट गलत है। इसको रिवाइज करने के लिए हमने इसको टैग किया है, इसकी थ्योरी को। खेतीहरों को भूस्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गई थी। क्या? नहीं बनाई गई। अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया, ये बात ठीक है। ए और डी दो ऑप्शन इसमें हमारे राइट हो जाते हैं, ए और डी। देखिए इसमें थोड़ा सा नज़र डालिए, अंग्रेजों ने कुछ अहम बदलाव किए थे। बदलाव ये किए थे कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए थे, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना यहाँ तक, ठीक है। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उससे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था, ठीक है।
और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया था। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया था। और जो इन्होंने बदलाव ये किए कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने, ऑप्शन में क्या लिखा था, उनको सेटिस्फाई करने के लिए अनुपात बढ़ाया गया, नहीं, अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया था। और बदलाव क्या हुए, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने, जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए भी नीतियां बनाई गई थी। तो ये सारे उन्होंने बदलाव किए थे। अगला प्रश्न नीचे कहता है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया था। तो इन्होंने कैलिको अधिनियम पारित किया था। कौन सा अधिनियम पारित किया था, कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामियों, महाजनों और मिशनरियों का सहयोग किया, नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बल्कि इनका विरोध किया था। ठीक है, विद्रोह किया था इनके विरुद्ध। अंग्रेजों की भूनीतियां मुंडाओं की परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन मुंडाओं की जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी मुंडाओं की परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। ये पॉइंट सही है, ए गलत है, बी सही है। क्या हो जाएगा, ए गलत है किंतु बी सही है। आपको बता दें बिरसा मुंडा ने कभी भी अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामियों, महाजनों, मिशनरियों का सहयोग नहीं किया, बल्कि इन्होंने उन लोगों के विरुद्ध विद्रोह ही किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहीं प्रश्न आ जाए तो आप अटक जाएं। अलीगढ़ आंदोलन का जो आरंभ है वह 1875 में हुआ था। सर कब हुआ था, 1875 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। सर अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा है, कहता है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हेनरी डेरोजियो ने की थी। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की, हेनरी डेरोजियो ने की थी। ठीक है, दूसरा है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सैयद अहमद खान ने की थी, 1875 में। ठीक है, एक बचा स्वाभिमान आंदोलन जो कि ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और वो भी 1925 में। इतनी बात होती है क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिला दो इसको, ए जाएगा हमारा 4 के साथ में, ए गया 4 के साथ में, और फिर बी जो गया है वो 3 के साथ में गया है, फिर जो सी है वो फर्स्ट के साथ में गया है, जो डी है वह 2 के साथ में गया है। तो इस तरीके से हमारा ये राइट हो जाएगा, 4-1 जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में विचार कीजिए। ये कहता है कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, अंग्रेजी अधिकारियों और राष्ट्रवादी भारतीयों दोनों ने ये महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ताकत दी है। दोनों ही पॉइंट हमारे इसमें राइट हैं, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न नीचे कहता है कि संविधान सभा की बैठकें किन स्थानों पर हुई थी। संविधान सभा की जो बैठकें हैं वह कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी सर। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों कौन सा कथन सही है। बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं, नहीं, जो बाहरी ग्रह हैं वो गैसों से बने होते हैं सर, इसलिए कट जाएगा। कैसे बने होते हैं, बाहरी ग्रह गैसों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह आकार में छोटे ग्रह हैं, नहीं, जो बाहरी ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रहों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं, सौरमंडल में 4 बाहरी ग्रह हैं। कितने, 4 बाहरी ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है,
आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है? नहीं, जो बाहरी ग्रह हैं वो सूर्य से दूर हैं, ठीक है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं, अगला पॉइंट कहता है। जी हाँ, लास्ट वन पॉइंट हमारा राइट हो जाएगा, जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से बने हुए हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, स्तंभों का सही मिलान करना है आपको, ठीक है, सही मिलान करेंगे। चलिए आइए करते हैं मिलान। अंटार्कटिका में शोध केंद्र किससे मिलेगा? नील से, पनामा जल संधि से, स्थल संधि से, अमेजन से, दक्षिणी गंगोत्री से। आपको बता दें, दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में, कहाँ? दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का प्रथम शोध केंद्र है और 1984 में स्थापित हुआ था। 1984 में स्थापना हुई थी इसकी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। और अगर पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो वो आप बताएंगे अमेजन नदी, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच संकरी भूमि को पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको जब हम मिला देंगे तो हमारा A4 और B1 हो जाएगा, C गया 3 के साथ में और D सेकंड के साथ में। तो इस तरीके से हमारा 4-1 जो पॉइंट रहेगा वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। विषुवत वृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है? नहीं, काट दो यहीं पे, क्योंकि वास्तविक नहीं काल्पनिक रेखा है सर। कैसी रेखा है? काल्पनिक है, इसलिए यहीं पर कट गया। विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। कैसा? विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है, ठीक है। विषुवत वृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है? नहीं, ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, इसलिए ये भी कट गया। ये वास्तविक की वजह से कट गया, ये 180 की वजह से कट गया। सिर्फ बी बचा हमारे पास, केवल बी राइट हो जाता है। प्रश्न कहता है, याम्योत्तरों के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। याम्योत्तर क्या है? याम्योत्तर जो है ये देशांतरीय रेखाएं होती हैं। विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं हैं? नहीं, ये देशांतरीय रेखाएं हैं। ये अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, इसलिए ए और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ए और सी राइट हो जाएगा। भूगोल की एक टीचर हैं, अपने प्रारंभिक स्तर की कक्षा में कायांत्रित शैलों से बने स्मारकों, ऐसे स्मारक जो कायांत्रित शैलों से बने हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहती हैं। निम्न में से किन उदाहरणों का उसे प्रयोग में लाना चाहिए? लाल किला या ताजमहल? तो देखिए वो बात हो रही है कि जो कायांत्रित शैल हैं उनसे, तो कायांत्रित शैल के रूप में संगमरमर बन करके आता है, तो संगमरमर से बना है ताजमहल, इसलिए ताजमहल हो जाएगा राइट, ठीक है। हमने खूब पढ़ा है कायांत्रित शैल का उदाहरण क्या है? संगमरमर, यानी कि संगमरमर से बना है ताजमहल, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट। प्रश्न कहता है कि कॉलम ए को बी से मिलाइए। कॉलम ए में दिए गए मौसम माप को, इधर मौसम माप को, और दूसरा है मौसमी घटना, किस घटना को किससे मापते हैं ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, थर्मामीटर का प्रयोग किसमें होता है? थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? वायु का तापमान मापते हैं। और वायु दाब मापी, जिसको हम बैरोमीटर भी कहते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वात दिग्दर्शी, जिसको विंड वेन कहा जाता है, इसका प्रयोग विंड की डायरेक्शन मापने के लिए किया जाता है। और रेन गेज यानी कि वर्षा मापी, इसका प्रयोग वर्षा की मात्रा के लिए होता है। वायु का तापमान हम मापते हैं थर्मामीटर से, और देखिए पवन की दिशा को मापते हैं रेन गेज से, वर्षा मापी से। वर्षा की मात्रा को मापते हैं, सॉरी हम गलत बोल गए। चलिए इस बार ऐसे समझिए, देखिए पवन की दिशा को मापते हैं किससे? वात दिग्दर्शी से। पवन की दिशा को हम मापते हैं विंड वेन से, ठीक है, विंड वेन, ऐसे ये लिखा जाता है, विंड वेन से हम पवन की दिशा को मापते हैं। और वर्षा की मात्रा को हम मापते हैं वर्षा मापी से, यानी कि रेन गेज से। वायु का तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। वायु दाब मापा जाता है वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर से। अब ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। कहता है समताप मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है? यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। बात तो बिल्कुल ठीक है। इसमें ओजोन की परत होती है, ये भी ठीक है। उल्का पिंड इस परत में जलते हैं? नहीं भैया, उल्का पिंड जलते हैं मध्य मंडल में। किसमें? उल्का पिंड जलते हैं मध्य मंडल में, ठीक है। ए और बी जो ऑप्शन है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए।
प्रश्न कहता है सतत पोषणीय विकास के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सतत पोषणीय विकास अभी हमने पीछे पढ़ा था। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है? नहीं भाई, हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि हम यूज़ भी कर लें, फ्यूचर के लिए बचा भी रहे। तो इस बीच में जो सेटिस्फैक्शन, जो एक क्या कहते हैं, संतुलन जो होता है, उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं, ये भी बात ठीक है। तो ए गलत है, हमारा बी सही है। ए गलत है, बी सही है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। ठीक है, मिश्रित कृषि में हम भूमि का उपयोग जो है हम अपना भोजन के लिए भी और चारे की फसल के लिए भी, पशुपालन के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। ए राइट है। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो केवल ए राइट होगा, क्योंकि जो स्थानांतरित कृषि है ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रचलित है, ना कि अर्धशुष्क क्षेत्र में, इसलिए केवल ए राइट हो गया। अगला प्रश्न नीचे कहता है लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? तो वो है मुसलमान और बौद्ध। कौन है? मुसलमान और बौद्ध हैं। क्वेश्चन लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? बहुभाषी समाज, ये तो विविधता है, हम अलग भाषा बोल रहे हैं, आप अलग भाषा बोल रहे हो, ठीक है, ये तो विविधता का उदाहरण है। कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, क्या ये जो है कि विविधता का उदाहरण है? ये नहीं है। धार्मिक बहुलवाद, हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, पड़ोसी सिख हैं, वो ईसाई हैं, ये विविधता है। बहुसंस्कृतिवाद, हमारी संस्कृति अलग है, आपकी संस्कृति अलग है, ये भी विविधता है। लेकिन कास्ट सिस्टम जो है ये विविधता का उदाहरण नहीं होगा, बाकी सारे हैं। क्वेश्चन कहता है कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा किसके द्वारा होता है? तहसीलदार के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सहकारी संस्था के संदर्भ में प्रासंगिक है या सही है? देखिए, सहकारी संस्था के बारे में बहुत बेहतरीन पॉइंट है। कहता है कि बेहतर आय उपलब्ध कराती है। सहकारी संस्था क्या करती हैं? बेहतर आय उपलब्ध कराती हैं, व्यापारियों पर कम निर्भरता रहती है। ए तो राइट हो गया। बड़ी कंपनियों को सहायता करती हैं, बड़ी कंपनियां इसमें इंक्लूड नहीं है। सदस्यों की क्षमता बढ़ जाती है। ए और सी राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ए और सी राइट हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? पक्की दुकानें साप्ताहिक बाजार में नहीं होती। ठीक है, साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देनी पड़ती। साप्ताहिक बाजार में ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं अधिक कीमत में मिलती हैं। नहीं, ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर 3 राइट है। पॉइंट कहता है कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? ऐसा कौन सा आंदोलन था? वो था नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट्स मूवमेंट। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? राज्य और धर्म के बीच में क्या है? उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। कैसा फासला है? सैद्धांतिक फासला है। कुछ सिद्धांतों को लेकर के राज्य जो है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का एक इलाका है? तो ये डोंगरिया कोंड है। ठीक है, किसका? डोंगरिया कोंड जनजाति का इलाका है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चंस। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपका प्यार, सपोर्ट, आपके प्यार भरे कमेंट्स आएंगे तो इसी तरीके से हम सुपर फास्ट रिवीजन करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।